हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता तो होगा ही कि यूपीपीएससी ने कंबाइंड स्टेट और अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन के फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। ठीक है, ओटीआर कैसे जनरेट करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, कितनी वैकेंसीज निकली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सिलेबस क्या है, ये ओवरऑल सारी चीजें हम बात करने वाले हैं इस एग्जाम्स के बारे में। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक शर्त है कि आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस लिंक के द्वारा आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये आपको एग्जामिनेशन दिख रहा होगा जिसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक हियर फॉर इंग्लिश पीडीएफ फाइल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहली जो चीज बताई गई है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ओटीआर नंबर जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको जनरेट करने के लिए टोटल 72 घंटे का मिनिमम टाइम पीरियड आपको लग जाता है। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जाके आप ओटीआर जनरेट कर सकते हैं। इसको जनरेट करने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो को एक मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ओटीआर जनरेट करना है। ओटीआर जनरेट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए टोटल 4 स्टेज है। सबसे पहले स्टेज में आपको क्या करना है, अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। अगर आप प्रीवियस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको अप्लाई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर ऑथेंटिकेट विद ओटीआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओटीआर से रिलेटेड आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय दी है, वो इन्फॉर्मेशन आपकी सारी डिटेल फैच की जाएगी और फिर आपको पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन यहां से आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद यही सारा इन्फॉर्मेशन करने के बाद पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन होने के बाद सेकंड स्टेज है, यहाँ पे आपको पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है और पेमेंट करने के बाद 4th स्टेज में आपको यहाँ पे उसको डाउनलोड कर लेना होता है। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेस है जो आपको करना है। आपको किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो अगर आप अनडिजर्व्ड हैं या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से है या फिर अदर बैकवर्ड क्लास से हैं, तो यहाँ पे आपको 125 रुपए पेमेंट करने होते हैं। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, ये सिर्फ यूपी वालों के लिए वैलिड है, तो आपको 65 रुपए पे करने पड़ते हैं। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं तो यहाँ पे आपको 25 रुपए पे करने पड़ते हैं। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे आपको 65 रुपए पे करने होते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है 220। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज निकली है 2024 के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या पोस्ट हैं, ये सारी बहुत सारे पोस्ट हैं। तो यहाँ पे जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ये पोस्ट वगैरह है। यहाँ पे हम मेन चीज बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन सबसे पहले बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन उनको मिल रहा है जो आर्मी से हैं, अथॉरिटी से हैं, मतलब आर्मी से हैं, नेवी में हैं या फिर एयरफोर्स है, उनको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं कि उनको जल्दी से रिटायर या फिर बाद में रिटायर किया गया, तो उनको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस वालों के लिए क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम। अगर आप स्टैटिक्स ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं, स्टैटिक्स ऑफिसर अंडर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रेड 2 सेक्शन सी के लिए, तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पोस्ट ग्रेजुएशन मानी गई है मैथमेटिक्स में या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स में या फिर स्टैटिक्स में या फिर एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में। इंडिया के किसी भी कॉलेज से जिन्हें मान्यता प्राप्त है, अगर आपने ये क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप स्टैटिक्स ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2 के लिए। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप किसी भी इंडिया में जो भी कॉलेज हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, वहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपसे बोला गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे जो जिन्हें मान्यता प्राप्त है गवर्नमेंट द्वारा इंडिया में, वहां से आपका होना चाहिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आपसे बोला गया है कि वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपके पास हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट का। ठीक है, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो अगर आपने इसकी क्वालिफिकेशंस है आपके पास, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद कहा गया है अगर आप मैनेजमेंट ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफिसर या फिर मैनेजर स्टेट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास वही कहा गया है कि किसी भी लॉ से, मतलब किसी इंडिया में किसी भी कॉलेज से जिन्हों मान्यता प्राप्त है वहां से आपके पास होटल मैनेजमेंट का या फिर केटरिंग टेक्नोलॉजी का, ठीक है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी का, तब आप मैनेजमेंट ऑफिसर या फिर मैनेजर स्टेट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सब रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास लो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास लो ग्रेजुएशन है तो आप रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज यानी हैंडलूम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन आर्ट्स में, साइंस या कॉमर्स या फिर टेक्नोलॉजी में आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये भी कहा गया है कि आपके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए टेक्सटाइल में इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, ये मेनली जो थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बेस्ड थी। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वालिफिकेशंस पे। तो देखिए, अगर आप डीएसपी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या फिजिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर हम मेल की बात करें, मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट का जो साइज है वो अनएक्सपेंडेड 84 होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 89 यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए मिनिमम, तब आप एलिजिबल हैं डीएसपी के पोस्ट के लिए, एक मेल कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल कैटेगरी, तो आपकी हाइट 160 होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे चेस्ट का साइज जो है वो अनएक्सपेंडेड 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट का साइज होना चाहिए। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, अगर वो जनरल कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैटेगरी से या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उनका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उनका 147 हाइट होनी चाहिए और उनके वेट का भी कहा गया है कि उनके पास मिनिमम 40 किलो वेट होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए, डीएसपी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दूसरे पोस्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स के पोस्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 84 अनएक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए, एक्सपेंड करने के बाद 89 सेंटीमीटर चेस्ट का साइज होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। फॉर द कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल यानी एससी ट्राइब के लिए या फिर कुमायूं एंड गोदवाल डिवीजन में जो लोग हैं उनके लिए जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट का जो साइज है वो 84 अनएक्सपेंडेड होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 89 होना चाहिए। अगर आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इन द आप कहा गया है कि अगर आप कुमायूं या फिर गोदवाल डिवीजन से हैं तो आपकी 163 सेंटीमीटर से हाइट कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि अगर आपकी चेस्ट होनी चाहिए 81.3 सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 86.3 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने के बाद होनी चाहिए। यहाँ पे आपसे विजन पूछा गया है तो यहाँ पे आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए। आप जो अगला पोस्ट है वो है एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए 81.2 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करने के बाद 86.2 सेंटीमीटर चेस्ट का साइज होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है उनका हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर और जो अदर फीमेल कैंडिडेट है या फिर जो अदर स्टेट्स हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं डिप्टी जेलर के बारे में। अगर आप डिप्टी जेलर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होनी चाहिए 152 होनी चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट का वेट होगा 145 केजी से 58 केजी का ही होना चाहिए। अब बोला गया है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी द मेजरमेंट ऑफ हाइट शैल बी अंडर। अब बोला गया है कि अगर कैंडिडेट एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसकी जो हाइट होगी मेल में 160 सेंटीमीटर होगी और फीमेल की 140 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब एज लिमिट वाले आ गई, तो यहाँ पे ये सारी जो चीजें थी फिजिकल क्वालिफिकेशन की थी कि अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनके लिए आपकी फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं
एज लिमिट के बारे में कि मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 से पहले, ठीक है, और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि जो आपकी एज होनी चाहिए 2 जुलाई 1984 से 1 जुलाई 2003 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर हम फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 55 ईयर्स है, ठीक है। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1969 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात कर ली हमने। अब बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं कि अपर एज के लिए रिलैक्सेशन क्या है। ये जो रिलैक्सेशन मिल रहा है वो सिर्फ यूपी के लोगों को मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है यूपी में, उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर ओबीसी से बिलोंग करता है या फिर जो कोई स्किल प्लेयर है यूपी का गेम्स में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है यूपी का, टीचर स्टाफ है, तो उन सबको क्या मिलता है 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप पीएस कैंडिडेट हो, और 3 साल का और प्लस में पीरियड ऑफ सर्विस मिलता है अगर आप एक आर्मी से हो, तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। ध्यान रखिएगा ये यूपी के लोगों के लिए ही है स्पेशली। अगर आप अदर स्टेट से हैं और आप अपना कैटेगरी का वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन लेने आए हैं तो यहाँ पे आपको कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा और मे बी रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आफ्टर जब आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा, प्री में सेलेक्ट हो जाओगे, तो मेंस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ फीस कैटेगरी का बता देता हूं कि अगर आपका प्री हो जाता है, आप मेंस के लिए जाते हैं, तो मेंस का फॉर्म फिल करने के लिए आप चाहे जनरल कैटेगरी के हो यानी अदर स्टेट के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस सेक्शन से हो, चाहे आप ओबीसीज हो, आपको 225 रुपए पे करने पड़ेंगे। जो एससी एसटी से कैटेगरी का बिलोंग करते हैं यूपी के, उन्हें 105 रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो फिजिकल हैंडीकेप है उन्हें सिर्फ 25 रुपए पे करने पड़ेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन है, आर्मी में हो चाहे नेवी में हो, उनको 110 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ फी कैटेगरी बताई है मैंने जब आपका मेन प्री हो जाता है, जब आप मेन के रिटर्न के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं। तो इसमें और कई सारी डिटेल्स हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। जब आपका प्री हो जाए तो आप इस पीडीएफ को खोलिएगा और फिर इसको पढ़िएगा। अभी हम प्री की बातें कर रहे हैं कि प्री फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जनरल सेक्शन है, आप ये पढ़ सकते हैं। और ये अपेंडिक्स 2 है, ये आपके लिए नहीं है, जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए अपेंडिक्स है, ठीक है। और स्क्रॉल कर लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं। अब देखिए जो मेन चीजें आती है सबसे पहले प्री एग्जाम्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए अब जो एग्जाम्स होगा प्लान क्या कर रखे हैं, अपेंडिक्स 3 में आपको मिल जाएगा। ये सबसे पहले आपका होता है प्री एग्जामिनेशन, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एग्जामिनेशन के बाद आपको यहाँ मेन एग्जामिनेशन देना होता है, जहां पे आपको रिटन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं। प्री एग्जाम्स के लिए कुछ गाइडेंस है। जैसे प्री का जो एग्जाम्स होगा उसमें टोटल 2 पेपर्स होंगे, और जिसका जो आंसर्स होगा उसका आपको OMR शीट्स में आपको फिल करने पड़ेंगे। दोनों ही एग्जाम्स कंपल्सरी है, ठीक है। और ये जो इनका जो सिलेबस है आपको अपेंडिक्स 4 में मिल जाएगा। अभी हम अपेंडिक्स 3 पे है, हम जब अपेंडिक्स 4 पे जाएंगे तो मैं सिलेबस भी दिखाता हूँ इनका। उसके बाद ये जो दोनों एग्जाम्स 200-200 नंबर के होंगे। पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। पहले पेपर की जो टाइमिंग होगी वो 9:30 to 11:30 AM होगी, और जो सेकंड पेपर की टाइमिंग होगी वो 2:30 to 4:30 PM होगी। ये तो टाइमिंग्स की होगी, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज क्या है, आपका जो मेरिट आएगा वो पहले ही पेपर के बेस पे आएगा कि पहले पेपर में आपने कितना स्कोर किया, उसके हिसाब से आपकी मेरिट आएगी। लेकिन पहला पेपर आपका तब चेक होगा जब आप पेपर 2 में क्वालिफाई कर जाएंगे। पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए आपको टोटल 33% मार्क्स चाहिए। जब ये मार्क्स आ जाएंगे आपके, तब आपका पेपर 1 चेक होगा। पेपर 1 चेक होगा, पेपर 1 की फिर मेरिट आएगी। उसके हिसाब से आप पता लगेगा कि आपकी मेरिट आप मेंस के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। ये मेंस के लिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो ये देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे आपको जनरल हिंदी,
ऐसे, जनरल स्टडीज, ठीक है, जीएस पेपर 1 कह सकते हो आप, या फिर जीएस सेकंड पेपर। और इनके मार्क्स इनके सामने दिए गए हैं कि जनरल हिंदी जो है वो आपका 150 मार्क्स का होगा, एसए 150 मार्क्स का होगा, जीएस 1 200 मार्क्स का और जीएस 2 200 मार्क्स का होगा। इन सभी एग्जाम्स की टाइमिंग जो है 3 आवर्स है, ध्यान रखिएगा। ये टोटल 6 जीएस के पेपर्स होंगे और ये सारे 200-200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इनकी टाइमिंग की बात करें तो ये 3 आवर्स का पेपर होगा, एक पेपर 3 आवर्स का होगा, दिन में आपके 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो 9:30 टू 12:30 PM होगा और जो दूसरा होगा वो 2 PM टू 5 PM होगा, ठीक है। टोटल 6 घंटे पेपर होंगे आपके और एक दिन में 2 होंगे, तो टोटल 8 है, तो 4 दिन लगातार आपके पेपर होंगे मेंस के लिए। अब ये सिलेबस है। सबसे पहले तो पर्सनैलिटी टेस्ट भी बता रखा है कि 100 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसमें आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, जिसमें जो इंटरव्यूअर होगा वो आपका इंटेलिजेंस चेक करेगा, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस चेक करेगा, कैरेक्टर चेक करेगा, ठीक है, और भी कई सारी चीजें चेक करेगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज यानी जो प्री के जो फर्स्ट पेपर होगा वो जो 200 मार्क्स का होगा, उसमें क्या सिलेबस है वो सिलेबस आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। तो मैं प्रेफरेंस ये दूंगा कि आप इस वेबसाइट पे जाए, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, इसको खोले और ये सिलेबस पढ़िए, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पेपर के लिए रेडी करिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा जहां पे आपको 33 मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए जो सिलेबस है आप ये देख सकते हैं। ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है जहां पे 10th का लेवल आएगा। आप 10th का लेवल यूं समझ सकते हैं कि एमटीएस का पेपर आपने दिया होगा वो भी 10th के लेवल का होता है, तो सेम आपको यहाँ पे अरिथमेटिक, अलजेब्रा वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अपेंडिक्स 5 जो है यहाँ पे आपको बताया गया है मेंस में क्या क्या, जो भी जैसे एसए है, सामान्य हिंदी है, जनरल हिंदी है, ठीक है, और जीएस के जो भी 6 पेपर हैं उनमें क्या क्या सिलेबस है वो आपको अपेंडिक्स 5 में देखने को मिलेगा। सबसे पहले सामान्य हिंदी की बात करें तो उनमें टोटल 5 टॉपिक है, तो ये आपको पढ़ लेना है अगर आपको सामान्य हिंदी के लिए प्रिपेयर करना है। तो ऐसे हैं, ऐसे में टोटल ये सेक्शन सी है, 3 सेक्शन है, इनमें अलग अलग टॉपिक्स है, तो ये आपको पढ़ने हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, डीपली नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सके ऐसे में, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि जीएस के जो 1 से लेकर 6 तक पेपर होंगे उनके सिलेबस दे रखे हैं, जनरल स्टडीज दे रखे हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं इन सारे का सिलेबस ऑरली नहीं बता सकता क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस है, मैं बताने लग जाऊंगा तो ये 20-25 पता नहीं कितने घंटों की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो ये फाइनल चीजें थी जो इस फॉर्म को फिल करने के लिए जरूरी थी, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि किस तरह से इस फॉर्म को फिल करते हैं, उसको देख लीजिए, ठीक है, ताकि एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी मैंने बता दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी बता दिया है, ओटीआर किस तरह से जनरेट होता है उसके लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो सारी वीडियो का लिंक, सारी पीपीटी का लिंक, ठीक है, वेबसाइट्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से जाइए, विजिट करिए, एक एक चीज को और समझिए। और इस एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।